हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, फूल का सचित्र वर्णन, अर्थात फूल के पूरे भागों के बारे में जानकारी, ताकि फूल के बारे में हम लोग अच्छे ढंग से समझ सकें। हम जानते हैं कि कोई भी इंसान हो, उसे दो चीज़ें ज़रूर पसंद होती है, एक तो छोटे बच्चे और एक फूल। कोई इसे नापसंद नहीं करता और इसी पसंद को लेकर के हम आपके पास उपस्थित हुए हैं फूल को, जो नीचे क्लास में 6, 7, 8 या मैट्रिक क्लास या इंटर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज पुष्प के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुष्प होता है वो किसी भी पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है। सवाल भी पूछता है कि पौधे का लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है, तो पुष्प, क्योंकि पुष्प में ही सारे जनन अंग मौजूद होते हैं। तो पौधे का जो लैंगिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुष्प। पुष्प दो तरह के होते हैं, एक होता है एकलिंगी और एक होता है द्विलिंगी। तो हम समझते हैं कि पहले कि एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प किसको कहते हैं। तो पौधे में जो पुष्प होते हैं उसमें दो जनन अंग पाए जाते हैं, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। तो वह पुष्प जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ध्यान देंगे, वह पुष्प जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जैसे हम समझ जाएंगे कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसे, जैसे चाइना रोज है, सरसों है, ये जो है द्विलिंगी पुष्प है। और वह पुष्प जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग पुष्पों में होते हैं, वैसे पुष्प को हम लोग कहते हैं एकलिंगी पुष्प। जैसे तरबूज है, पपीता है या अन्य और भी चीज़ें हैं। अब देखिए, हम जिस पुष्प को आपके सामने रखे हैं ये पुष्प में दोनों होता है। जैसे एक आपका नर जनन अंग मान लिया जाए कि ये हो गया और ये मादा जनन अंग हो गया, तो ये दोनों एक ही पुष्प में है, तो हम इसको कहेंगे ये द्विलिंगी पुष्प है। और मान लिया जाए कि ये पुष्प है और एक अन्य पुष्प लिए, तो एक पुष्प में नर जनन अंग और एक में मादा जनन अंग दोनों में अलग अलग हुआ, तो इसको हम कहेंगे एकलिंगी पुष्प। अब जैसे कभी कभी पूछता है कि मानव कौन सा है, एकलिंगी जीव है या द्विलिंगी जीव है, तो आप पहले से जानते हैं कि मानव में नर अलग होता है और मादा अलग होता है। तो इंसान कौन से जीव हुए, एकलिंगी जीव हुए। तो समझ गए एकलिंगी और द्विलिंगी किसे कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं पुष्प का सभी भागों का वर्णन करते हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं, समझेंगे हम। सबसे पहले यह हम लिखे हैं, पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला बाह्यदल, दूसरा दलिया पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर जिसे हम पुमंग के नाम से भी जानते हैं, और चौथा है अंडप या स्त्री केसर, इसे हम जायांग के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुष्प के 4 भाग हुए। अब देखिए, अब हम लोग एक एक अंग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाह्यदल। बाह्यदल क्या है, तो कोई भी पुष्प जब हम देखेंगे, लेंगे उसको, तो उसके नीचे एक डंठल होता है हरे रंग का, और डंठल के ऊपर ही एक पत्ती के जैसी संरचना होती है। यहाँ हम देखेंगे ये पुष्प हो गया और ये वाला जो भाग है ये आपका डंठल हो गया, और डंठल से ही एक देखिए पत्ती के जैसी संरचना हरे रंग की है जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है। तो पुष्प के ऊपर बाहरी भाग में जो पत्ती के जैसी संरचना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। ये पुष्प के बाहर होता है और ये सभी बाहरी चक्र में एक चक्र का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका बाह्यदल, और यही बाह्यदल क्या करता है,
पुष्प के सभी भागों को अपने ऊपर स्थिर रखता है। तो ये हो गया कि पुष्प के सबसे बाहरी भाग जो हरे रंग का पत्तियों के जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल। और ये पुष्प के सभी भागों को अपने ऊपर स्थिर रखता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा भाग देखते हैं, दल या पंखुड़ी। हम यहाँ पर पिक्चर में भी देखेंगे, इसे हम कहते हैं दल। अब देखिए, जब हम कोई भी पुष्प को पसंद करते हैं तो उसके रंगों के अनुसार पसंद करते हैं, ना कि नीचे वाले भाग को देख करके। तो पुष्प में जो रंग बिरंगा जो पंखुड़ी होता है, अब इसमें देखिए जो हमने लाल रंग से दिखाया है वो फूल का रंग है जो अलग अलग भागों में है। तो जो फूल का रंगीन भाग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दल या पंखुड़ी। और पूरे दलों के मिले हुए सम्मिलित रूप को हम कहते हैं दल पुंज। दल के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं, दल पुंज। अब देखिए, अब ये दल पुंज क्या करता है कि इसका मुख्य काम है कि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई, किसी को आकर्षित करने के लिए सुंदरता तो जरूरी है। जैसे हम लोग हैं या कोई भी, जब किसी को आकर्षित करना हो, दिखाना हो, तो हम क्या करते हैं, पूरा सजते हैं, संवरते हैं। और अगर ऐसे ही कहीं चले जाएं, गंजी और पैंट पर चले जाएं, तो कोई देखेगा भी नहीं। नॉर्मल ड्रेस में हो तो कोई नहीं देखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सस्ते धसते अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग उसे देख करके आकर्षित हों। फूल में भी वही बात है। फूल का जो दल होता है, दल पुंज, वो रंगीन होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। कीट जो भंवरा होते हैं उनसे इसे पराग कण लेना होता है। तो उस पराग कण को अपने पास लाने के लिए वो क्या करता है कि ये अपने रंगीन भागों से और रंगीन भागों में उपस्थित गंध से उस कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है। वो कीट, कई तरह के कीट भंवरे होते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं जो हड्डा होता है वो बड़ा रंग का, एक काला रंग का हड्डा होता है, ये ऐसे करते रहता है। तो जो बड़ा रंग का हड्डा होता है वो क्या करता है कि वो भंवरा के रूप में ही होता है। ऐसे भंवरे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि पुष्प का वह भाग जो रंगीन होता है उसे हम दल या पंखुड़ी कहते हैं और इसके मिले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, दल पुंज। और इसका मुख्य कार्य होता है कीटों को पराग कण लेने के लिए कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये हो गया आपका रंगीन भाग, दल या पंखुड़ी। तीसरा भाग होता है पुंकेसर, जिसे हम पुमंग भी कहते हैं। अब ये देखिए, जो पुंकेसर होता है वो फूल का नर जनन भाग होता है। अभी हम आपको बताएं कि दो जनन अंग होते हैं, एक नर और एक मादा। तो पुष्प में ये दोनों भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुंकेसर क्या है। तब पुंकेसर पौधे में उपस्थित फूलों के अंदर नर जनन अंग होता है जो परागण और निषेचन में मदद करता है। अब आप सोचिएगा कि ये सर बोल दिए कि परागण है और निषेचन, परागण क्या है और निषेचन क्या है। तो ठीक इसके बाद में हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे। उस वीडियो में आपको बताएंगे कि परागण क्या है और निषेचन क्या है। अभी हम उस टॉपिक पर चर्चा नहीं करते हैं, बस यही जानते हैं कि जो पुंकेसर है वो पुष्प का एक नर जनन भाग होता है, नर जनन अंग होता है जो परागण और निषेचन में मदद करता है। अब यहाँ देखेंगे पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक परागकोश और दूसरा पुतंतु। हम यहाँ देखेंगे हर एक फूल में जो पुंकेसर होता है वो कई होता है, अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो ये जो सफेद रंग का ये डंठल है ऐसे, और जिस पर हरे रंग का ये कलर किया हुआ है, ये आपका नर जनन अंग है पुंकेसर। इसके दो भाग होते हैं, एक ये जो डंठल जैसा व्हाइट कलर का है ये वाला भाग,
इसको हम बोलते हैं पुतंतु या इसको तंतु भी कहते हैं। और जो हरे रंग का भाग है इसी को हम लोग कहते हैं परागकोश। और ये परागकोश जब हम इसको देखेंगे तो ये द्विपालिक रचना होती है। जब इसको हम अलग से लिखेंगे तो ये देखिए करीब इस प्रकार की रचना होती है, ये इस प्रकार की। और जब इसको हम ऐसे काटेंगे तोड़ेंगे तो समझ जाइए कि इसके 4 भाग होते हैं, अंदर 4 कोष्ठ होते हैं जिसमें परागकण पाया जाता है। तो यही परागकोश, अब इसमें ये जो हम बूंदा बूंदा की तरह देख रहे हैं यही इसका है परागकण, जो पीले रंग के चूर्ण रूप में होता है, बुरादा के रूप में ये चूर्ण के रूप में पाया जाता है। तो पुष्प का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो पुंकेसर है, जो पुष्प का नर जनन भाग होता है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक होते हैं परागकोश और एक होता है पुतंतु। ऊपर वाले हरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं परागकोश, इसी के अंदर परागकण पाया जाता है जिससे परागण की क्रिया पूरी होती है। और ये नीचे वाला भाग होता है तंतु। ये 2 भाग होते हैं। तो पुंकेसर क्या है? पौधे के अंदर, पौधे के फूल के अंदर उपस्थित एक नर जनन अंग होता है जो परागण में और निषेचन में हमारी मदद करता है। चौथा भाग होता है अंडप या स्त्री केसर, इसे हम जायांग भी कहते हैं। अब ये देखिए पुष्प का नर जनन अंग हो गया पुंकेसर, और जो अंडप है या स्त्री केसर ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। अब पुष्प में देखेंगे कि बीच में जो ये फ्लास्क की जैसी रचना होती है, बीच में एक फ्लास्क के जैसी रचना होती है, ये वाली भाग, ये वाला पूरा भाग, इसका एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, यानी कि पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है वो आपका स्त्री केसर होता है। और इसके 3 भाग होते हैं, यहां हम लिखे हैं स्त्री केसर जो मादा जनन अंग होता है, और इसके 3 भाग होते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब यहां हम पुष्प में देखेंगे ये ऊपर वाला भाग ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, और ये वाला बीच वाला भाग ये हो गया आपका वर्तिका, और नीचे जो ये फूला हुआ भाग है ये हो गया आपका अंडाशय। तो पौधे का जो पुष्प होता है वो पुष्प में उपस्थित स्त्री केसर एक मादा जनन अंग होता है जहां पर पराग के कण आकर के उपस्थित होते हैं। परागण की क्रिया जब होती है तो पराग के कण इसी के ऊपर उपस्थित होते हैं। और बीच में जो ये वर्तिका है इसे मध्य नली भी कहते हैं, जो पराग कण को नीचे लाने का काम करती है, जो आकर के पहुंचा देती है कहां पर? अंडाशय में। और अंडाशय में पहले से अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं जो 1 या 2 उसकी भित्ति से लगी होती है। और जहां से ये पराग का कण अंदर प्रवेश करता है वहां छोटा सा एक छिद्र होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि पुष्प के कितने भाग हुए? 4, बाह्यदल, दल या पंखुड़ी, और पुंकेसर और अंडप या स्त्री केसर, ये पुष्प के मुख्य भाग हैं। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और पुष्प के सभी भागों के कार्य क्या होते हैं। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि हमने बताया कि पुष्प क्या है, तो पौधे में का ये क्या है? एक लैंगिक जनन अंग है। एक क्वेश्चन उपस्थित होता है कि पौधे का लैंगिक जनन अंग कौन होता है? पुष्प होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे का लैंगिक जनन अंग पुष्प। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प का नर जनन अंग कौन होता है? पुंकेसर। मादा जनन अंग कौन होता है? स्त्री केसर। ये पौधे, ये पुष्प के महत्वपूर्ण अंग भी हैं और भाग भी हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें पराग कण जो है किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। तो हमने बताया कि इसमें परागण और निषेचन की क्रिया कैसे होती है। अब हम आपको अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और
आइकन बटन को, बेल आइकन बटन जो है उस पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।